ये हमारे पास एक EHR सॉफ्टवेयर है। EHR का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। ये सिंपली EHR लिखते हैं। ये सॉफ्टवेयर है। EHR एक सॉफ्टवेयर होते हैं, EMR सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसपे हम करते हैं मेडिकल बिलिंग। ठीक हो गया। ये प्रैक्टिस मैनेजमेंट नहीं है, ये बिलिंग साइड है। मैं आपको बिलिंग साइड सिखा रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर पर पेशेंट की डेमोग्राफिक एंट्री कैसे होती है। जब हम खोलेंगे हमारे पास सबसे पहले ये जो सॉफ्टवेयर है RxNT इसका नाम है। ठीक हो गया। इस सॉफ्टवेयर का हमारे पास ये जो फ्रंट पेज है ऐसा ओपन होगा। यहाँ पर हमारे पास पेशेंट आया, नया पेशेंट है, हम पेशेंट पे क्लिक करेंगे ऐड पेशेंट। ठीक हो गया। ये वो मालूमात होती है जो हम एक मरीज से लेते हैं सर्विस से पहले। ठीक हो गया। उसका फर्स्ट नेम है, उसके बाद लास्ट नेम है। ये दो अहम होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं कि सही हो, नाम गलत ना हो। अच्छा, इसके काफ़ी सारे बीच में एक और बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। जो मेडिकल बिलिंग काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज होती है, CPT, डायग्नोस्टिक कोड, ये मैं स्टेप स्टेप वाइज बताऊंगा आपको, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। जिस स्टेप के लिए जिस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है, या जिस स्टेप के लिए जिन टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत होती है, हम वही यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम पेशेंट का डाटा एंटर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसी पेशेंट का हम एक स्केड्यूल बनाएंगे, उसको टाइम टेबल पे रखेंगे कि ये उसकी डेट ऑफ सर्विस है। डेट ऑफ सर्विस कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए अगर मैं आप लोगों को अभी से कह दूं कि इंश्योरेंस की टाइप्स होती है, PPO होता है, HMO होता है, और सारे टर्मिनरी शुरू हो जाए, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाग जाएंगे। ठीक हो गया। बेहतर ये है कि हम एक एक स्टेप सीखें, और वो स्टेप के रिलेटेड जो हमारे पास होते हैं टर्मिनोलॉजी, हम वो यूज़ करें। तो साथ साथ हम सीखते रहेंगे। फिर जब हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो हम जो स्केड्यूल करेंगे मरीज, उसके साथ जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम सीख जाएंगे। फिर उसके बाद हम चार्ज एंट्री पे जाएंगे, और वहाँ पर हम सीखेंगे CPT, ICD मोडिफायर वगैरह, कि CPT क्या चीज़ है, ICD कौन सी चीज़ है। उससे पहले, ये CPT वगैरह से पहले, हम जब इस मरीज के इंश्योरेंस सेट करेंगे, तो इंश्योरेंस की रिलेटेड हम एक पूरा क्लास देंगे इंशाल्लाह। पूरी क्लास होगी कि इंश्योरेंस के कौन से प्लान होते हैं, और वो प्लान हम कहाँ से निकालते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें एक एक स्टेप से इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले, ये बिलिंग के रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है, नादरा है, सीधा साधा। ठीक है। ये अगर आपके पास RxNT है, ECW है, जो भी है, तो उन सब का जो तरीके वारदात है सेम है। सेम, इतना फर्क नहीं होता है। हाँ, डेंटल बिल में ज़मीन आसमान का फर्क है। जो डेंटल के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो शक्ल ही चेंज होती है। ये बस थोड़ी सी थीम्स चेंज होते हैं। जैसे कि आपके पास एक मोबाइल है, वो Android 5 है, और दूसरे के पास मोबाइल है Android 11, तो इतना फ़र्क नहीं होता उसमें यूज़ करने में। आईफोन है, तो आईफोन और एंड्रॉयड में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। यही फ़र्क है उसमें, डेंटल और मेडिकल बिलिंग में। लेकिन मेडिकल बिलिंग जो साइड है, और मेडिकल कोडिंग जो है, उसके सॉफ्टवेयर तकरीबन सब एक जैसे होते हैं। फ़र्क होता है थोड़ा बहुत, लेकिन अब 15-20 मिनट अगर आपको कोई सिखाए कि भाई मरीज यहाँ से एड करना है, क्लेम यहाँ से निकालना है, या एक जो स्टेटमेंट यहाँ से निकालने हैं, और एजिंग की लिस्ट यहाँ से निकालनी है, और डिनाइल यहाँ से कहाँ पे करना है, बस आपको वो जगह दिखानी होती है, और ये सॉफ्टवेयर होता है। बाकी सारा काम आपको आ रहा होता है पहले से। ठीक हो गया। जैसे कि आपको अब पता चल रहा है कि पेशेंट का फर्स्ट नाम बहुत ज़रूरी है, हम उसे पूछेंगे। अब अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसमें यही होगा, पेशेंट का पहला नाम, पेशेंट का आखिरी नाम। ठीक है। हम यहाँ क्रिएट करते हैं, मतलब उसका पहला नाम जो है टेस्ट 1 है, मिडिल नाम उसका कोई नहीं है, और लास्ट नाम उसका टेस्ट 2 है। ठीक है जी। ये अपनी तरफ से होता है। जो चार्ट्स नंबर वगैरह आती है, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ये इंश्योरेंस की तरफ से अगर हम उस पर क्लेम नंबर वगैरह भी लगाए तो ठीक, नहीं तो सिस्टम खुद लगाती है सारे सॉफ्ट उसमें, ये चार्ज में। लेकिन कुछ कंपनीज, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हम उसे क्लेम नंबर भी पहले लेते हैं, वो क्लेम पे लगाकर उसके बाद हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं इंश्योरेंस को। ठीक है जी। ये सेशन एक चीज़ होती है, ये आप लोग लिखा करें अपने पास। ठीक हो गया।
सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये ऐसा एक नंबर है जैसे कि पाकिस्तान में लोगों के पास शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, तो वो अमेरिका के लोगों के पास एसएसएन एक नंबर होता है कि उनकी ज़ाती शनाख्त की आईडी होती है, वो किसी को नहीं बताते। ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है तो उनका हमारे पास डेटा आता है, और ये बहुत टॉप सीक्रेट डेटा है जो हेल्थ केयर की रिलेटेड होती है। एक कानून है हिपा, उसमें हम इंशाल्लाह उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सारे वो कवर कर रहे हैं कि हमने डाटा कितना महफूज रखना है, कैसे रखना है, कैसी उसको मिसयूज से बचाना है, वगैरह वगैरह ना। तो इस ऐसा होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो कि हर आदमी का वहाँ पर अलग होता है। एक और साथ लिखिए TIN, ये जिस तरह हमारे इंडियन है यहाँ पर ये टैक्स ID नंबर है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मरीज की हमें एसेसन की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकेयर के लिए खासकर एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके लिए हम एसेसन भी लगा के क्लेम कर सकते हैं। कुछ भाई ने मैसेजेस किए हैं। जी बिल्कुल, डेमोग्राफिक यही है, पेशेंट की जो रिलेटेड उसका जो फॉर्म होता है। तो उसके बाद जो उसकी जेंडर है, पेशेंट की जेंडर कौन सा है, वो हम उनकी मर्जी, अगर वो नहीं बताना चाहे, ये बीच में आ चुके हैं एक। ठीक है, लेकिन मेल फीमेल है या कोई भी पता नहीं चल रहा तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ से भी डिनाई आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने आदमी है और उसको सर्विस फीमेल का मिला हुआ है, या फीमेल सर्विस मुख्तलिफ होती है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, और काफ़ी सारे और भी चीज़ें होते हैं। ठीक हो गया, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है हमें। उसका जेंडर कौन सा है, उसका नाम कौन सा है, क्या है, और स्पेलिंग नाम के। तो ये सारे हम, माफ़ कीजिएगा, ये सारे नाम उनके डॉक्यूमेंट से देख कर लेते हैं। ज़्यादातर ये काम कौन कर रहा होता है, जो रिसेप्शनिस्ट है वहाँ पर इंश्योरेंस में बैठा होता है। लेकिन ये जो हम ये सॉफ्टवेयर ये हमने लेके डॉक्टर को दिया हुआ है, तो डॉक्टर के पास ये सॉफ्टवेयर है ही नहीं। वो क्या करता है कि हम पेपर पे लिखकर हमें बेचता है, तो हम वो सारे क्लेम्स वो IRS में बनाकर बेचते हैं। तो इस वजह से ये डेमोग्राफिक एंट्री हमें करनी पड़ती है। उसका डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है पेशेंट का। ये अपने साथ लेकर करें कि हम डेमोग्राफिक में पेशेंट की कौन सी चीज़ें लेते हैं, उसका पहला नाम, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, देयर एसेसन, देयर जेंडर, देयर डेट ऑफ बर्थ, देयर एड्रेस, along with 5 digit zip code, स्टेट वगैरह, ये सारे आपका आ जाता है। ये उसकी डेमोग्राफिक है पेशेंट की। ज़्यादातर ये कौन करता है, वो जो रिसेप्शनिस्ट होता है, पहला बंदा। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जब भी आप बिलिंग के सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, आप माउस से ज़्यादा टैप चलाया करें, क्योंकि आपसे मिस नहीं होंगे और गलती की गुंजाइश कम होगी। और ये डेट ऑफ सर्विस है कि आप कहाँ पर कर रहे हैं। डेट ऑफ सर्विस ये लिख दी, प्लेस ऑफ सर्विस POS, प्लेस ऑफ सर्विस या POS, ये कोड्स होते हैं, 2 कोड्स में आता है, ये 2 डिजिट कोड होते हैं। प्लेस ऑफ सर्विस, ठीक है जी। जैसे कि मतलब अगर वो इमरजेंसी रूम है, अर्जेंट केयर है, उसका अपना कोड होता है। क्या उसने हॉस्पिटल गया हुआ है, इस जगह जहाँ पर इलाज उसको मिल रहा है हॉस्पिटल में है, तो इसका अपने कोड्स होते हैं। कौन से कोड्स होते हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसको फ़ोन कॉल पे इलाज हुआ है, जिसको टेली हेल्थ उसे बोलते हैं, टेली हेल्थ। ये आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये एक किस्म की वो है, मरीज डॉक्टर के पास जाते नहीं है, कॉल करते हैं, तो उसके लिए हम अलग कोड लगाते हैं। प्लेस ऑफ सर्विस में हम क्या करते हैं, 2 डिजिट का कोड लगाते हैं, 21 2 02 16 14, इस तरह के कोड्स होते हैं मुख्तलिफ। तो ये जो हमारे डॉक्टर हैं, इनकी मुख्तलिफ होती है, जैसे कि वो करते हैं कुछ टेली हेल्थ होती है, टेली हेल्थ का इलाज, तो वहाँ पर टेली हेल्थ का कोड हम लगाते हैं। और कुछ का इलाज होता है, ऑफिस आते हैं तो उसका हम प्लेस ऑफ सर्विस पर प्रैक्टिस लिखते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम पेशेंट की लेते हैं कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं,
और एक गार्डियन का नंबर लेते हैं हम, उसकी इंफॉर्मेशन भी लेते हैं सारे, जैसे कि डेमोग्राफिक पेशेंट के उसे गार्डियन ही को बंदा होता है, ज़्यादातर खुद होते हैं जो सीनियर सिटीजन के प्रैक्टिसेस होते हैं रिलेटेड, डेंटल वगैरह की भी कभी कभार बच्चे आ जाती है। लेकिन अब अगर आपके पास एक्सीडेंट्स के क्लेम्स वगैरह है, उस पर काम कर रहे हैं, या आप डीएमई पे काम कर रहे हैं, या अगर आप पीडियाट्रिक पे काम कर रहे हैं, कोई चिल्ड्रन स्पेशलिटी है, तो उसमें आपको गार्डियन लाइसेंस लेना पड़ता है, वो अलहदा कोई बंदा होता है। तो गार्डियन वो बंदा होता है जो, तो पेशेंट का एक गार्डियन का नंबर हम लेते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है एक और बंदा है। गार्डियन वो बंदा होता है, या उसका वालिद हो सकता है, और वालिद नहीं होती, इदारे भी हो सकते हैं। कुछ कंपनी में हम गार्डियन में इदारे लिखते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, उसी के इंश्योरेंस यूज़ करते हैं, वर्कर काम हम बेचते हैं। ठीक हो गया। और वो उसका हम ये देखेंगे, ठीक, जो इसका मरीज है, क्या ये रिस्पॉन्सिबल है पैसे देने के लिए, या कोई और है जो इसकी जगह पे पैसे देगा, मतलब उसकी पॉलिसी हम यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर। और फिर ये जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस ऐड करेंगे, तो वहाँ पर जो इंश्योरेंस की पॉलिसी हम ऐड करेंगे, तो वहाँ पर हम स्पेसिफाई करेंगे कि जो इंश्योरेंस है ये इस बंदे के नाम पर है, और जो मरीज है ये उस बंदे का बच्चा, भतीजा, या जो भी रिश्ता है साथ, वो हम लिख लेते हैं। ठीक हो गया। ये रेस मुख्तलिफ रेस होते हैं वहाँ पर, पाकिस्तान में भी है काफ़ी सारे, जैसे कि इंडियन है, एशियन है, अमेरिकन है, अफ्रीकन है, ये मुख्तलिफ उनकी जो नस्लें होती है वो लिखते हैं। ठीक है। हमारे पास पेशेंट के दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप पेशेंट होते हैं हमारे पास। एक होते हैं, ठीक है, न्यू पेशेंट, ये हमारे एक तरह के पेशेंट होते हैं, और दूसरे होते हैं एस्टेब्लिश पेशेंट। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड पेशेंट उसे बोलते हैं जो रिपीटेड पेशेंट, ठीक है, जो बार बार आते हैं, या वो पेशेंट ओल्ड पेशेंट होते हैं, उसको एस्टेब्लिश पेशेंट बोलते हैं। न्यू पेशेंट का कोड और लगता है, और जो वो पेशेंट पुराना होता है, दूसरी दफा ले, तो उसका कोड और होता है। अब न्यू पेशेंट ओल्ड पेशेंट कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसमें क्या फर्क होता है? न्यू पेशेंट वो होता है जो कभी साल में एक दफा आता है, या साल से ज्यादा अरसा उसका गुजरता है और आ जाते हैं, तो न्यू पेशेंट है। कुछ क्लेम्स में, कुछ इंश्योरेंस के पास 3 महीने बाद न्यू पेशेंट को तस्वर किया जाता है। ठीक है, अगर वो बार बार आता है तो एस्टेब्लिश पेशेंट होगा। न्यू पेशेंट है तो उसके लिए हम एक कोड लगा दिए, फिर हम वहां जा रहे हैं, और वही कोड हम लगाते हैं ना, ये ज्यादा हो गया, इसको आप भूल जाए। ठीक हो गया। न्यू पेशेंट और एस्टेब्लिश दो पेशेंट होते हैं, हमें अब टाइप लिखते हैं कि पेशेंट हमारा नया है। ठीक हो गया। और मेडिकेयर का है, मेडिकेट का है, किसका है, कहाँ का है, तो ये हमने पास रखा होता है। अगर आप जो डॉक्टर है आपका, रेफरेंस प्रोवाइडर, ये अपने पास लिखिएगा। रेफरेंस प्रोवाइडर, प्रोवाइडर की कई किस्में होती हैं। एक हमारे पास होता है सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा हमारे पास होता है बिलिंग प्रोवाइडर, तीसरा हमारे पास होता है ये प्रेफर्ड वाला या रेफरेंस वाला। ठीक है जी। यहाँ पर एक और बोलते हैं, पाकिस्तान में इसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, डॉक्टरों को पता होगा, रिफरिंग में रहने बोलते हैं, वो वाला रेफरिंग, सर रेंडरिंग प्रोवाइडर, रेंडरिंग प्रोवाइडर होता है। रेंडरिंग प्रोवाइडर सर्विस वाला, सर्विस प्रोवाइडर, जी। रेंडरिंग या सर्विस प्रोवाइडर, ये दोनों एक चीज़ है। असल में पूरा नाम है सर्विस रेंडरिंग प्रोवाइडर। ठीक हो गया। बिलिंग प्रोवाइडर, प्रोवाइडर होता है डॉक्टर, ये हमारा डॉक्टर होता है। प्रोवाइडर को हम ये टर्मिनोलॉजी यूज़ किया करिए, थोड़ा सा अगले स्टेप पे हम चले जाएंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो गया आप लोग के, नहीं लोगे। प्रोवाइडर डॉक्टर को बोलते हैं। डॉक्टर के मुख्तलिफ अकसाम होते हैं, ऐसे नहीं है कि आंखों के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, कान के डॉक्टर। डॉक्टर मतलब ये है कि ये जो प्रैक्टिस में है, इसकी ड्यूटी कौन सी है।
ठीक हो गया। कुछ डॉक्टर होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर। इसमें मसला ये आता है कि कुछ डॉक्टर, बिलफर्ज आपका क्लिनिक है, आप कंफ्यूज होंगे कि इतनी अकसाम क्यों लिख रहे हैं हम। देखिए अभी आपके पास एक हॉस्पिटल आपने खरीदा हुआ है, आपने क्रीडेंशियलिंग की, इंश्योरेंस के साथ आपका ठेका है, ठीक है। सेहत कार्ड जैसे कि यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में, इंसाफ सेहत कार्ड जो है, वहाँ पर आप किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल ले जाए, वहाँ पर इलाज होता है आपको। आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है मेडिकेयर के साथ, आप क्रीडेंशियल हैं, लेकिन आपका जो डॉक्टर है जो इलाज कर रहा है वो मेडिकेयर के साथ नहीं है। तो अगर वो सर्विस देगा, ठीक है, और बिल मैं करूँगा तो ठीक है, मैंने हायर किया हुआ है, मैं उसी इलाज दे रहा हूँ। लेकिन अगर वो उस सर्विस भी दे रहे हैं और वो बिलिंग भी उसके नाम पर हम भेज रहे हैं, तो मसला हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही बंदा क्रेडेंशियल होता है इंश्योरेंस के साथ, और बाकी सारे डॉक्टर उसके तहत काम कर रहे होते हैं, तो बिलिंग प्रोवाइडर हमारा एक ही रहता है, और सर्विस प्रोवाइडर या रेंडरिंग प्रोवाइडर मुख्तलिफ हो जाते हैं। फिर मसला ये आता है बीच में, कुछ केसेस में कुछ केसेस में मरीज के पास, डॉक्टर के पास मरीज डायरेक्ट नहीं आते हैं। उसको इधर पाकिस्तान में भी होते हैं स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उनके पास मरीज डायरेक्ट नहीं जाता हड्डियों के डॉक्टर के पास, या वो अर्जेंट केयर जाती है और वहाँ से रेफर हो जाते हैं। ठीक है, हार्ट स्पेशलिस्ट है एक बंदा, तो स्पेशलिस्ट के पास डायरेक्ट तो बंदे नहीं जा रहे कि भाई मुझे ये मसला है, वो कोई डॉक्टर जो उसको शक होगा, ऑपरेशन होगा या जो भी होगा, तो उसको रेफर करते हैं। तो ये रेफरिंग प्रोवाइडर एक और होता है कि रेफर किसने किया हुआ है, गलत बंदे ने तो नहीं किया। एक बंदा है और वो चले गया एक चाइल्ड केयर में, वहाँ उसकी इलाज हो रही है, हो रहा है, और फिर उसको रेफर कर रहा है किसी ऐसी इदारे में जो कि मतलब दोनों की टसे मसे नहीं हो रहे, कोई जोड़ी नहीं बन रहा। तो इस वजह से प्रोवाइडर के मुख्तलिफ अकसाम होते हैं, जो सर्विस रेंडरिंग करते हैं, जो बिलिंग करते हैं, और जो प्रैक्टिस चला रहे होती है, और जो रेफर करते हैं। ठीक हो गया, ये मेरे में क्लियर होगा। ये मेडिकल बिलिंग है। ये बंदा कह रहा है कि आप तेज चल रहे हैं, तो मैं इससे भी स्लो करता हूँ। ये मेडिकल बिलिंग है और हम उसका पहला स्टेप पढ़ रहे हैं। मेडिकल बिलिंग ये होता है कि हम डॉक्टर इंश्योरेंस से पैसे लेकर डॉक्टर को देते हैं, डॉक्टर जो मरीज का इलाज करता है उस इलाज के लिए जो उसको पैसे मिलने हैं, वो हमारा काम होता है एज ए मेडिकल बिलर कि हम इंश्योरेंस से पैसे लेकर डॉक्टर को दे दें। तो इस सारे प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ हम जो हम काम कर रहे हैं उस काम हम टुकड़े में तकसीम कर रहे हैं और एक एक टुकड़ा उसका पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले वो है कि हम किस मरीज का इलाज कर रहे हैं, किस मरीज का हम बिल बना रहे हैं, वो कौन है, तो इसलिए वो मरीज का हम डेटा ले रहे हैं, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक एंट्री। ठीक है, तो ये आप अपने पास लिखिएगा। स्टेप नंबर 1 है पेशेंट डेमोग्राफिक एंट्री, ये हम कर रहे हैं। ठीक है, बायोडाटा भी है, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारे मैंने पढ़े आपके पास, एड्रेस भी बताया आपको। उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, ताकि हम उसको, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें क्यों चाहिए होती है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें इसलिए चाहिए होती है, कभी कभार हमें पेशेंट को रिमाइंड करना पड़ता है कि भाई कल आपकी अपॉइंटमेंट है, आ जाना। कभी कभार उनके ऊपर हमारे पैसे रह जाते हैं, हमको कॉल करते हैं कि भाई आ जाना। और कभी कभार इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, उनको कॉल करते हैं कि क्या ये बिल आपका ही है, या और भी काफ़ी सारी वजह हो सकती है। तो हमें ज़रूरत पड़ती है उनके ईमेल एड्रेस की, उनके फ़ोन नंबर की, और उनका मेलिंग एड्रेस हमने एड्रेस लिखा होता है यहाँ पर नीचे, ये अगर नज़र आ रहा है आप लोग। ठीक हो गया। और हमने प्रोवाइडर पढ़े कि प्रोवाइडर कितनी किस्म के होते हैं, प्लेस ऑफ सर्विस हमने पढ़ा। और क्या है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही, नए लोगों को? प्रोवाइडर आप लोगों ने सीखे होंगे, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछिएगा, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। उस्मान भाई, ये सारा डेटा हमें मरीज देगा, मरीज का डेटा है तो मरीज ही देगा, लेकिन एज ए बिलर डिपेंड करता है कि आप काम कैसे कर रहे हैं। अगर आपको डॉक्टर ने हायर किया हुआ है तो वो डॉक्टर आपको देगा। चलिए, शुक्र है आपको खजर भाई समझ आ रही है। वो किसी भी तरीके से दे सकता है आपको, एक शीट सेंड कर सकता है, या खुद यहाँ पर
एंट्री करेगा। रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो वहाँ पर सारा एंट्री करके आपको बेचते हैं, या डेमोग्राफिक वाले जो लोग बैठे होते हैं उनको एक सिस्टम से देकर लिखना पड़ता है। अक्सर यह होता है EEHR है और एक होता है EMR। ठीक है, ये तकरीबन एक चीज़ है, बस थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स है और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स का ज़्यादातर फोकस रहता है बिलिंग साइड पर। EMR का ज़्यादातर फोकस रहता है प्रैक्टिस मैनेजमेंट पर। ठीक है, पेशेंट की एंट्री करना और उसको स्केड्यूलिंग करना और मुख्तलिफ डॉक्टर के रिलेटेड काम होता है। ठीक है, ये शायद ज़्यादा क्लाउड बेस भी नहीं होता, होती है आजकल सारे तकरीबन क्लाउड बेस ही है, लेकिन हॉस्पिटल वगैरह में जो इंटरनल यूज़ होता है EMR ही यूज़ होते हैं। प्रैक्टिस फ्यूजन एक सॉफ्टवेयर EMR है, प्रैक्टिस फ्यूजन। ठीक है, प्रैक्टिस फ्यूजन एक सॉफ्टवेयर है, प्रैक्टिस मैट है। इसका मसला ये है कि इसे हम क्लेम बेच नहीं सकते, हम इसमें बिलिंग नहीं कर सकते। हम उसमें सिर्फ क्या करते हैं, प्रैक्टिस मैनेजमेंट करते हैं। फिर हम आते हैं, हमारे पास एक EHR आवर है, उसको बोलते हैं CMD, कोलैबोरेट MD। कोलैबोरेट MD, ठीक है। कोलैबोरेट MD एक EHR है और प्रैक्टिस फ्यूजन एक EMR है। ठीक है, कोलैबोरेट MD फोकस करता है बिलिंग साइड पर, प्रैक्टिस फ्यूजन फोकस करता है प्रैक्टिस मैनेजमेंट पर। तो डॉक्टर काम करता है प्रैक्टिस फ्यूजन पर और हम काम करेंगे प्रैक्टिस कोलैबोरेट MD पर, CMD पर। और ये दोनों आपस में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है लेकिन ये इंटीग्रेट होते हैं। ठीक हो गया, जिस तरह API नहीं मिलती व्हाट्सएप वगैरह के हम अपनी वेबसाइट्स में लगाते हैं, इसलिए ये लिंक ही होते हैं। ये सारा डेटा डॉक्टर वहाँ प्रैक्टिस फ्यूजन में लिखता है और हमें वहाँ से शो होता है कोलैबोरेट MD में। तो कभी कभार हम ऐसे इंटीग्रेट नहीं हुए होते, डॉक्टर एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, हम दूसरे यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं वहाँ से लिख लेकर या वहाँ से डाउनलोड करके इसमें डालते हैं। तो मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं हमारे पास डेटा आने के। तकरीबन 60-70% यही होता है कि जो पेशेंट डेमोग्राफी की एंट्री है ये डॉक्टर वहाँ कर चुका होता है। जो रिसेप्शनिस्ट है जो बुकिंग करती हैं तो वो ये लोग कर चुके होते हैं। नहीं, टोटल फॉर्म में बहुत कुछ होता है जो ज़रूरी नहीं होता, जितना फिल कर सकते हैं कर ले, ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जिसके साथ स्टार होते हैं वो अपने लाजिम लिखने होते हैं, उसके बगैर क्लेम रिजेक्ट होंगे या सेव ही नहीं होंगे या डिनाई होंगे। लेकिन मसला करेगा वो बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर क्लेम प्रोसेस नहीं होती। जैसे कि उसका नाम है, उसका एड्रेस है, उसका जेंडर है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ सर्विस है, ये बहुत ज़रूरी, डेट ऑफ सर्विस सॉरी बाद में आता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। देखिए हम क्लेम तक उस्मान भाई नहीं पहुंचे अब तक, हम क्लेम्स तक अभी नहीं पहुंची। अभी हमारे पास एक मरीज आ गया जिसका नाम है टेस्ट। ठीक है, और वो उसको लोग सच में टेस्ट ही बोलते हैं। ठीक है जी, और उसका डेट ऑफ बर्थ भी हमारे पास है, तो अपना लिखिए। ठीक है जी, उसका एड्रेस है हमारे पास। ठीक है जी, और उसकी क्या है कि आपका ये सही नहीं है। ठीक है जी, तो ये डेटा ये सारा हमारे पास आ गया जब हमने जिप कोड सही लिखा उसका। ठीक है, ये बंदा कांटेक्ट के मामले में क्या चाहता है कि मैं मेरे ऑफिस को कॉल करूँ, मेरे घर पे करो, या जो भी उसका फ़ोन नंबर हम मोबाइल पे करते हैं। ठीक है जी, उसका मोबाइल नंबर हम यहाँ लिखते हैं, उसका फ़ोन नंबर लिखते हैं, जो भी हमारे पास डेटा होता है उनका, उसका ईमेल हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, और हम देखते हैं कि उनको हम मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, जो करेंगे। और ये इमरजेंसी में अगर उसको कुछ होता है, गार्डियन, ठीक है, तो हम उसका लिखते हैं। देखा है, सेल्फ है, स्पाउस है, चाइल्ड है, पेरेंट है, और कोई और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वहाँ पर ये सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है। और कलीग भी हो सकते हैं,
मैट भी हो सकते हैं, मतलब जैसे कि रूममेट, क्लासमेट, वर्कर भी एक जगह पे काम करने वाली कंपनी भी हो सकती है वो स्पॉन्सर। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे रिलेशनशिप में हम वही आता है जो इधर आता है। तो ये इमरजेंसी में हम उसको कॉल करेंगे, या जब वो फ़ोन नहीं उठाएगा तो हमें से रब्ता करने के लिए ये चीज़ हम लेते हैं। तो अभी 4 क्वेश्चन और आ गए, ये हमारे पास डेमोग्राफिक एंट्री पूरी हो गई। उसके बाद हम स्केजुलिंग पे जाएंगे, वहाँ पर जो चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पढ़ेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम मरीज आ गया, हमने उसका डेटा ले लिया, ये क्लियर हो गया सबके लिए। ठीक है जी। रेफरेंस प्रोडक्ट हम डेटा लिखेंगे जिसने रेफर किया हुआ है हमें, ये हमने पढ़ा। हमने प्लेस ऑफ सर्विस पढ़ा, हमने टाइप ऑफ प्रोवाइडर्स पढ़े। उसके बाद हम आगे जाएंगे, इंश्योरेंस उसका इसका हम स्केड्यूल करेंगे, ड्यूटी उसकी लगाएंगे, अपॉइंटमेंट उसके लगाएंगे। अपॉइंटमेंट कैसे लगता है, अपॉइंटमेंट के रिलेटेड कौन सी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा स्टेप आएगा उसकी इंश्योरेंस सेट करने का। ठीक हो गया। और चौथा स्टेप हमारे पास आएगा चार्ज एंट्री का। चार्ज एंट्री बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इंश्योरेंस सेट करना भी है, लेकिन चार्ज एंट्री में आप लोग का वक्त भी लगेगा और बहुत ज़्यादा कुछ आप सीखेंगे। तो उम्मीद है आज भी आपने कुछ सीखा होगा आज थोड़ा बहुत। लेकिन चार्ज एंट्री में आप सारे कोड्स क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक कोड क्या होते हैं, ICD-10 कैसे होते हैं, मॉडिफायर्स क्या है, प्लेस ऑफ सर्विस, आप सारे कोड्स याद कर लेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन कर लेंगे कि कैसे होते हैं। को हैक पैक जो कोड होते हैं वो कौन से हैं, तो ICD-11 कौन से हैं, 10 कौन से हैं, और कौन से प्राइमरी होते हैं, कौन से सेकेंडरी होते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे इंशाल्लाह चार्ज एंट्री में।